Hello, good morning, everyone. Good morning, Sneha. Good morning, Sanjana. Good morning, Kamini. Good morning, Kashish. और टेस्ट कैसा हुआ फिर? आदर्श, आपके मार्क्स भी कम थे। कितने थे? शायद 12 थे। कितने थे या 10 थे? 8। तो भाई क्यों नहीं रिवीजन कर रहे हो? कम से कम 15 तक तो आने चाहिए थे ना इस टेस्ट में। जबकि मैं तो एक हफ्ते से बोल रहा हूँ इस चैप्टर का टेस्ट के लिए। कंफ्यूज हो रही थी। नंदिता, आपके भी 80 हैं शायद। नंदिता, यस सर। कितने हैं? 8। तो क्यों है 8? क्यों नहीं ध्यान दे रहे हो? कनिष्का, आपके भी कम थे। कितने थे? अच्छा, आपने दिया नहीं था ना कनिष्का शायद। सर मैंने दिया था, मेरे 14 है। अच्छा अच्छा। नहीं, किसने मैसेज करा था कि पता नहीं किसने करा था कि मेरे को अभी नहीं दे पाऊंगी टेस्ट। अच्छा ठीक है। शिवानी ने किया था। चलो फिर। भाई जिसके कम मार्क्स हैं प्लीज थोड़ा सा ध्यान दो। हल्के में मत लो टेस्ट को। ठीक है। टेस्ट के कोई क्वेश्चंस हैं जो पूछने हैं आपको? कामिनी। ठीक है। तो एक काम करना, टेस्ट के जो भी क्वेश्चन होंगे अभी क्लास के बाद भेज देना। उसको फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अभी जो है हम वो रोटेशनल मोशन वाले जो मैंने क्वेश्चन दिए थे उसको पहले कर लेते हैं, ठीक है? वो टेस्ट ओपन ही है। तो लिंक ओपन करके स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में भेज देना जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम था। ठीक है। तो चलो फिर वो कर लेते हैं जो कल मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे। सबने कर लिए हैं या कोई है ऐसा जिसने टच भी नहीं करे? आदर्श कर लिए? क्यों नहीं किए? कनिष्का क्यों नहीं करे? सर कल मैं सिर्फ रिकॉर्डिंग देख पाई, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक थी। अच्छा। मैंने देखी नहीं। अरे भाई ऐसे कैसे हो सकता है देखे नहीं? कल जब मैंने आपको मॉर्निंग वाली क्लास में बोल दिया था कि भाई मैं क्वेश्चंस भेजूंगा तो फिर आपको देखने चाहिए ना। ये बताओ। और जब टेस्ट दिया है शाम को और टेस्ट का लिंक अगर देखा है तो उसके ऊपर एक पीडीएफ नहीं दिख रही थी? बताओ। हाँ ठीक है, कॉलेज गए थे तो टेस्ट के लिंक के ऊपर पीडीएफ नहीं दिखी कि ये पीडीएफ में क्या भेजा है? खुशी, आपने कर लिया?
क्यों नहीं करे खुशी? चलो फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पीडीएफ खोल लेना अपनी। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है कि अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड अ रिजिड बॉडी व्हेन। तो क्या आंसर होगा इसका? बताओ। सी। और बाकियों का क्या है? कामिनी ने बोला सी, कशिश सी। ठीक है, सी होगा। ठीक है। और कल जो है लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर का टेस्ट है, तो मैं अभी से बता दे रहा हूँ आपको। तो ये है कि आपके पास लगभग 36 घंटे हैं पढ़ने के लिए। तो आप उस चैप्टर को जरूर पढ़ लेना। ठीक है। लॉज ऑफ मोशन। ठीक है। तो फर्स्ट का जो है वो क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा कि एनी टू पार्टिकल्स ऑफ सिस्टम मे हैव अ जीरो रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है। मतलब ये देखो, मैंने आपको बताया था कि भाई पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। इसका मतलब है कि पार्टिकल जो है एक दूसरे के रिलेटिव मूव नहीं करेंगे। दूसरी तरीके से मतलब यही होता है उसका। ठीक है। तो वही यहाँ पर लिखा है कि भाई रिजिड बॉडी की प्रॉपर्टी है कि भाई उसमें जो पार्टिकल्स हैं उनमें रिलेटिव वेलोसिटी नहीं हो सकती है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन कि इन प्योर रोटेशन। ठीक है, प्योर रोटेशन के बारे में पूछा है। तो लाइक प्योर रोटेशन क्या होता है? तो क्या किया है भाई इसका आंसर? बी। ठीक है, बी होगा। ठीक है। तो प्योर रोटेशन का मतलब है कि लाइक कंप्लीट रोटेशन मोशन हो रहा है हर पार्टिकल का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ऑल पार्टिकल्स ऑफ बॉडी मूव इन कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है। ठीक है। अब एक बार मधु बताएंगे कि कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है। बताओ मधु। मधु बताओ। यस सर। कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है? सर जिसके सेंटर सेम होते हैं। हाँ ठीक है। तो देखो, ऐसे मल्टीपल सर्कल्स मतलब एक से ज्यादा सर्कल जिसके सेंटर कॉमन हो या सेम हो। ठीक है। तो एक ही सेंटर से आप अगर मल्टीपल सर्कल बना रहे हो, मान लो एक सेंटर ले लिया आपने, एक 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाया, एक 4 सेंटीमीटर का बनाया, एक 5 सेंटीमीटर का बनाया, लेकिन सेंटर आप एक ही कंसिडर कर रहे हो, तो इस टाइप के सर्कल कंसेंट्रिक सर्कल हो जाएंगे। ठीक है। तो प्योर रोटेशन का मतलब है कि जितने भी पार्टिकल्स होंगे बॉडी के वो आपके कंसेंट्रिक सर्कल में मूव करेंगे। ठीक है। मतलब पार्टिकल की जो, मान लो आपने कोई भी मास लिया, उसमें पार्टिकल अलग अलग दूरी पर है एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो जो भी फिक्स दूरी पर होंगे, मान लो 4 सेंटीमीटर वाले पार्टिकल जो है, मतलब जितने पार्टिकल सेंटर ऑफ एक्सिस से 4 सेंटीमीटर की दूरी पे हैं, तो सारे के सारे लाइक एक सर्कल बनाएंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मे बी ये ना समझ आया हो आपको। ठीक है। तो ये क्वेश्चन बेसिकली क्या है कि इन प्रिसीशन ऑफ बॉडी। ठीक है। प्रिसीशन क्या होता है, लाइक मैं भी एक बार देख लूं। ठीक है। मैंने भी ये पहली बार टर्म सुना है। तो क्वेश्चन है कि इन प्रिसीशन ऑफ अ बॉडी एक्सिस ऑफ रोटेशन इज फिक्स्ड, एक्सिस ऑफ रोटेशन ट्रांसलेट्स ऑन अ कर्व पाथ, both ends of axis of rotation move around circular path।
ठीक है, तो देखो प्रिसिशन ऑफ अ बॉडी का मतलब ये होता है कि जब भी बॉडी कोई भी रोटेशनल मोशन में है एंड उसके बाद क्या करेगी, वो अपना पाथ जो है या एक्सिस ऑफ रोटेशन को बार बार चेंज कर रही होगी। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, लाइक प्रिसिशन बोलते हैं, ग्रेजुअल चेंज ऑफ रोटेशन एक्सिस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी लिख लेना कि लाइक प्रिसिशन क्या होता है। तो प्रिसिशन जो है, ये एक प्रिसिशन हो गया, और एक टाइप का प्रिसिशन ये भी होता है। ठीक है, ये प्रिसिशन आपका एक्यूरेसी वाले टर्म से रिलेटेड है। ठीक है, कोई भी चीज कितनी प्रिसाइज है, इसका मतलब उसका कैलकुलेशन कितना सही किया गया है। और ये प्रिसिशन अलग है, तो इसका मतलब जो है वो है ग्रेजुअल चेंज ऑफ रोटेशन एक्सिस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसको प्लीज लिख लेना, ध्यान रखना इसको, बिकॉज ये एग्जाम में क्या पता पूछ लिया जाए, नया सा टर्म है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी वाला हो जाएगा कि एक्सिस ऑफ रोटेशन ट्रांसलेट्स ऑन अ कर्व्ड पाथ। बेसिकली होता क्या है कि लाइक यहाँ पर मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है एंड ये इस तरीके से मान लो स्पिन कर रहा है, अपने एक्सिस पर क्या कर रहा है, स्पिन कर रहा है। अब अगर ये क्या करने लग जाए कि लाइक कभी ये स्पिन जो है ये इधर की तरफ करने लग गया, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन इधर हो गया, कभी जो है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन इधर हो गया और ये स्पिन जो है वो इधर करने लग गया, तो क्या है कि बार बार अगर आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो भी अगर ऐसे करके चेंज होता रहे, कर्व्ड पाथ पे ट्रांसलेट करता रहे, तो वो फिनोमेना आपका प्रेसिशन होता है। ठीक है, तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल लाइक लट्टू वाला आप समझ सकते हो कि जब आप लट्टू को घुमाते हो तो वो क्या करता है, अपने एक्सिस पर तो घूमता ही है, लेकिन कई बार आपने देखा होगा वो अपने एक्सिस को भी बार बार चेंज करता रहता है, गोल गोल घूमता रहता है। ठीक है, तो बेसिकली वो अपने एक्सिस को क्या कर रहा है, कर्व्ड पाथ पे ट्रांसलेट करवा रहा है। ठीक है, तो ट्रांसलेट का मतलब लाइक मतलब जैसे ये है, और अगर यहाँ पे लाइक वो इस तरीके का लट्टू है, तो ट्रांसलेशन का मतलब है कि लाइक वो अपना पाथ इस लाइन पे बार बार चेंज करता रहेगा, कभी इधर की तरफ जाएगा, कभी इधर की तरफ जाएगा। मतलब ये होगा कि कभी बिल्कुल बीच में आ जाएगा, कभी राइट साइड में चला जाएगा, और कभी लेफ्ट साइड में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल डिवाइड्स द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये बताओ भाई, ये तो कर सकते हो, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला मैंने बता दिया था, तो दो पार्टिकल के लिए तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। क्या होगा भाई इसका आंसर? बताओ। दो पार्टिकल के लिए पूछ रहा है, क्या होता है सेंटर ऑफ मास? देखो यहाँ पर क्या है कि लाइक आपने दो पार्टिकल ले लिए हैं, तो मान लो ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, इधर कोई एक पार्टिकल है, ये m1 इसका मास है, और इधर मान लो कोई एक पार्टिकल है, ये इसको आपने m2 मास मान लिया। ठीक है, इसका r1 डिस्टेंस है, इसका r2 डिस्टेंस है, तो इसका सेंटर ऑफ मास पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना होगा। तो आपको फॉर्मूला से पता है कि लाइक आर सेंटर ऑफ मास जो है, मतलब डिस्टेंस जो होता है सेंटर ऑफ मास का रेफरेंस पॉइंट से, वो कितना होता है, m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, ये होता है। और बेसिकली m1 m2 क्या है, आपका टोटल मास होता है, m1 r1 प्लस m2 r2। इसको मैं नीचे वाले को कैपिटल M लिख देता हूँ, बिकॉज ये क्या है, टोटल मास है आपका m1 प्लस m2 पूरे सिस्टम का। अब जो क्वेश्चन आपसे पूछा है उसमें जो ऑप्शंस हैं कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल डिवाइड्स द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, इन इनवर्स रेशियो of square of masses in direct ratio of square of masses in inverse ratio of masses of particle in direct ratio of masses of particle। ठीक है, तो अब तो आप बता सकते हो कौन सा आंसर होगा इसका। ठीक है, तो इसका आंसर अब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जो आपका ये डिस्टेंस का रेशियो है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मासेस ऑफ द पार्टिकल्स के। ठीक है, m1 प्लस m2, मासेस ऑफ द पार्टिकल या मास ऑफ द सिस्टम भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है,
ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ थ्री पार्टिकल्स ऑफ masses 1 kg 2 kg एंड 3 kg इज एट 3,3,3 with reference to a fixed coordinate system. Where should a fourth particle of mass 4 kg be placed so that the center of mass of the system of all particle shifts to a point 1,1,1? बताओ ये क्या है? बोलो। नहीं किया। ठीक है, तो देखो आपको क्या है कि लाइक तीन पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स इन्होंने दिए हैं 3,3,3, यानी कि तीन पर ही रखे हुए हैं सारे। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि आपसे पूछे कि भाई फोर्थ पार्टिकल अगर हमें इस सिस्टम में रखना है जिसका मास 4 किलो के बराबर है, तो हम ऐसा क्या करें कि उसका जो सेंटर ऑफ मास है पूरे सिस्टम का वो 1,1,1 पे शिफ्ट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि लाइक आपको जो कोऑर्डिनेट यहाँ पर दिए हैं वो दिए 3,3,3, और आपको जो है 4 kg का मास रख के सिस्टम में और इस कोऑर्डिनेट को चेंज करना है 1,1,1 में। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप इसका सेंटर ऑफ मास निकालोगे, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा? जो आपके मासेस है वो 1 kg 2 kg और 3 kg के हैं। ठीक है, तो M1R1 और उसके बाद है प्लस M2R2 प्लस M3R3, और नीचे हो जाएगा टोटल मास का सम। तो ये हो जाएगा x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, तो लाइक इसकी जो वैल्यू आपको दी है ये आपको 3 के बराबर इन्होंने दी है, बिकॉज कोऑर्डिनेट जो इन्होंने दिया है वो आपने अभी देखा कि 3,3,3 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये x कोऑर्डिनेट है, ये आपका y कोऑर्डिनेट है, और ये आपका z कोऑर्डिनेट है। ये मैंने आपको बताया था कि अगर दो दिए होते हैं तो पहला वाला x का होता है, दूसरा वाला y का होता है, और अगर तीसरा भी दिया होगा तो वो किसका कोऑर्डिनेट होगा? z कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, तो यहां से क्या है कि आपको ये बताया कि लाइक एक सिस्टम है जिसमें 1 kg 2 kg 3 kg की तीन मासेस हैं, एंड उनका जो सेंटर ऑफ मास है वो एक्स डायरेक्शन में थर्ड मतलब 3 यूनिट डिस्टेंस पर है, वाई एक्सिस में भी 3 यूनिट डिस्टेंस पर है, और जेड एक्सिस में भी 3 यूनिट डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो लाइक अगर मैं एक्स एक्सिस पर कैलकुलेशन करता हूँ इस सेंटर ऑफ मास की, तो क्या हो जाएगा? M1R1 प्लस M2R2 प्लस M3R3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, यानी कि 1 इंटू x1 प्लस 2 इंटू x2 प्लस 3 इंटू x3 डिवाइडेड बाई सम ऑफ मासेस, और ये जो आपको वैल्यू मिलेगी ये आपको 3 के बराबर मिलेगी। ठीक है, तो x1 प्लस 2x2 और फिर क्या है 3x3 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 3, सपोज ये आपको मिल जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो अब आप यहाँ से और क्या कर सकते हो? x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू, ये 18 के बराबर हो जाएगा, 6 इंटू 3 18 कर देंगे। ठीक है, तो लाइक ये आपकी सपोज आपने ये वैल्यू निकाले कि इसके जो डिस्टेंस है मासेस के वो x1 x2 x3 अगर इस तरीके से हैं, तो नेट जो यहाँ पर आपको इनका प्रोडक्ट मिलेगा मास और डिस्टेंस का, वो आपको 18 के बराबर मिल रहा है। ठीक है, इस वैल्यू को हमें आगे अभी पुट करना होगा। तो अभी क्या है कि अब इन्होंने ये बोल दिया है कि जब 4 kg का मास आप रख रहे हो, ठीक है, व्हेन 4 kg मास इज प्लेस्ड, तो तब उस केस में अगर आप एक्स कोऑर्डिनेट निकालते हो, और एक चीज ध्यान रखना, देखो जब एक्स कोऑर्डिनेट की आपको वैल्यू इतने के बराबर मिली है तो वाई सी एम की वैल्यू भी आपकी 18 ही होगी और जेड सी एम की वैल्यू भी 18 ही होगी। अब ऐसा क्यों होगा? बिकॉज इन तीनों की वैल्यू जो है 3 के बराबर है। तो आप m1x1 प्लस m2x2 m3x3, या फिर अगर आप m1y1 m2y2 और m3y3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 वो करोगे तब भी वो आपको 18 के बराबर ही मिलेगा। ठीक है, तो ये वैल्यूज आपकी सेम हो गई। तो जब हमने 4 kg का मास यहाँ पर प्लेस कर दिया है, तो अगर हम उस टाइम पे एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालते हैं सेंटर ऑफ मास की, तो वो क्या हो जाएगा? M1R1 प्लस M2R2 प्लस M3R3 प्लस M4
R4। ठीक है, अब 4 मासेस हमने रख दिए और इनका सम हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4। तो ये कितना हो गया, x1 + 2x2 + 3x3 + 4x4। इसकी जो वैल्यू आपको मिली है ये नीचे 6 और 4 10। ठीक है, ये 10 के बराबर हो गई। और उसके बाद जो है आपको निकालना क्या था, अच्छा कि 1,1,1 पे रखना है, तो आपको किसका डिस्टेंस निकालना है, where should a fourth particle of mass 4 kg be placed so that the center of mass of all system of all particles shift to point 1,1। तो अब क्या है, देखो हमें 1,1,1 पे लगाना है, यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 1, यानी कि इसकी वैल्यू जो है अब हमें 1 के बराबर रखनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू जो है, ये जो पूरा हमारा आया है 4 पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास, x कोऑर्डिनेट जो उसका आया है xm है। ठीक है, ये तो इसकी जो वैल्यू है अब ये 1 के बराबर होनी चाहिए, ऐसी कंडीशन हमको दी है। और उसके लिए हमें जो है क्या कैलकुलेट करना है, उसके लिए हमें कैलकुलेट करना है कि फोर्थ पार्टिकल जो है 4 किलो मास का, उसे हमने कहां पे रखना है। तो मतलब ये है कि अगर हम यहां से x4 की वैल्यू निकाल लेते हैं तो y4 की वैल्यू भी उतनी आएगी और z4 की वैल्यू भी उतनी आएगी। और ये जो आपको दे रखा है x1 + 2x2 + 3x3, इसकी वैल्यू अभी आपने ऊपर कैलकुलेट की थी, ये वाली जो कि 18 के बराबर आई थी। तो बस आप इसको इस वैल्यू को यहाँ पर रख दोगे, ये हो जाएगा 18, x1 + 2x2 + 3x3 18 के बराबर हो गया, प्लस ये 4x4 हो गया, इज इक्वल टू ये 10 इधर चला जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होने के लिए, तो ये 10 इधर चला गया। तो 4x4 की वैल्यू जो हो गई कितनी हो गई, 10 - 18, यानी कि -8 के बराबर हो गई। तो x4 की जो वैल्यू है वो आपको क्या मिल जाएगी, -2 मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर x4 की वैल्यू आई है ये, तो y4 की वैल्यू भी उतनी होगी -2, और z4 की वैल्यू भी उतनी होगी -2, बिकॉज इन सभी के कोऑर्डिनेट्स जो है वो 1,1,1 थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका फाइनल कोऑर्डिनेट बन जाएगा वो बनेगा -2, -2, -2। तो ये कोऑर्डिनेट जो है इस पर आपको अपना पार्टिकल रखना चाहिए 4 किलो का, सो दैट कि आपका सेंटर ऑफ मास जो है 1,1,1 पे शिफ्ट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ आ गया। यस सर। ठीक है, तो लाइक ये इस टाइप का क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सेंटर ऑफ मास अगर शिफ्ट हो रहा है तो आप उसको कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सॉलिड यूनिफॉर्म कोन फ्रॉम इट्स वर्टेक्स इज z0 if the radius of its base is capital R and its height is h, then z0 is equal to, ये आपको बताना है। किया है किसी ने वाला, बताओ, किया है तो बताओ जल्दी से, नहीं किया है तो भी बता दो। नहीं आया, चलो ठीक है, देख लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये लाइक एक कोन हो गया, कोन आपने सभी ने देखा होगा, लाइक इस टाइप का होता है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सॉलिड यूनिफॉर्म कोन फ्रॉम इट्स वर्टेक्स इज z0, यानी कि यहाँ पर जो आपका सेंटर ऑफ मास है, मान लो हम यहाँ कहीं पर मान लेते हैं, तो ये जो आपको सेंटर ऑफ मास दिया है, ठीक है, ये पॉइंट मान लो आपका सेंटर ऑफ मास है, मैंने इसको सी कंसीडर कर लिया, ये आपका सेंटर ऑफ मास है। तो ये बोल रहे हैं कि भाई जो सेंटर ऑफ मास है वो आपका वर्टेक्स से z0 दूरी पर है, यानी कि ये वाली जो आपको दूरी यहां से लेके यहां तक दी गई है, इस पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं, जो टॉप वाला पॉइंट होता है इसको वर्टेक्स बोलते हैं। तो वर्टेक्स से जो सेंटर ऑफ मास की दूरी दी गई है v0 नहीं है, z0 है। ठीक है,
तो ये आपकी दूरी दी गई है Z0 और ये बोला है कि द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज कैपिटल आर। ये जो आपको रेडियस दी है इस कोन की वो है आप कैपिटल आर के बराबर और उसकी जो हाइट है यानी कि कंप्लीट हाइट जो यहाँ पर कोन की दी हुई है ये वाली यहाँ से लेके मतलब टॉप वर्टेक्स से लेके पूरे बेस तक वो आपको स्मॉल एच के बराबर दी है। तो अब आपसे पूछे कि भाई Z0 किसके बराबर होगा। तो देखो हमेशा यहाँ पर ये ध्यान रखना कि जब आपका कोन आएगा ना, कोन वाला जो केस होता है, कोन के केस में हमेशा क्या चीज होगी कि यहाँ पर जो आपका सेंटर ऑफ मास होता है, सेंटर ऑफ मास जो होता है वो ऊपर से जो है मतलब या नीचे से बोल सकते हो या ठीक है H-4 डिस्टेंस की दूरी पर होता है। ठीक है, इसको मेरे को थोड़ा और नीचे बना लेना चाहिए। ठीक है, ये मान लो सेंटर ऑफ मास है। तो आपको हमेशा ध्यान ये रखना है कि जब भी आपको कोन का केस दिखाई देगा तो ये जो बेस होता है जिसपे मैंने ये रेडियस बनाई हुई है, ये जो उसका नीचे सर्कुलर बेस होता है, तो सर्कुलर बेस से ऊपर यानी कि ये वाला जो पार्ट आपको दिया है H/4 डिस्टेंस पे इसका सेंटर ऑफ मास लाई करता है। ठीक है, H/4 डिस्टेंस पे बेस से सेंटर ऑफ मास लाई करता है किसी भी कोन का। इसको ध्यान रखना आपने। क्लियर है? तो H/4 पे अगर ये लाई कर रहा है और पूरी हाइट आपको H दी है तो Z0 की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे वो H-H/4 हो जाएगी। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको 3H/4 जो है वो आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना जब भी कोन का केस आएगा सेंटर ऑफ मास उसके बेस से H/4 हाइट पर होता है ऊपर। अगर H उसकी टोटल हाइट है वर्टेक्स तक बेस से लेके तो H/4 नीचे बेस से जो है आपका सेंटर ऑफ मास पाया जाएगा। आ गया समझ? तो इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। आ गया या नहीं आ गया? हाँ या ना तो बोल दो। ठीक है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, three bodies having masses 5 kg, 4 kg and 2 kg is moving at a speed of 5 meter per second, 4 meter per second and 2 meter per second respectively along x-axis. The magnitude of velocity of center of mass. अब भाई ये तो कर लिया होगा, इसको तो फॉर्मूला बताया था मैंने। ये वाला कर लिया? क्या हो गया कि कौन पूछ रहा है कि 3h कैसे हुआ? ये नेक्स्ट वाला बताओ। बी। ठीक है, बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, देखो डायरेक्ट फॉर्मूला है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों का। ठीक है, और डिस्टेंस का तो हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं m1r1 वाला। तो इसका जो फॉर्मूला आपको यूज करना होता है कौन सा करना होता है, v सेंटर ऑफ मास जो होता है वो आपका m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। ये जब आप फॉर्मूला इसमें लगा लोगे तो आपको जो है यहाँ पर सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा था कि भाई मैग्नीट्यूड कितना है वेलोसिटी का सेंटर ऑफ मास का। अब देखो ये क्वेश्चन एम्स 2018 में पूछा गया है, मतलब जब एम्स अपना खुद का एमबीबीएस का एंट्रेंस एग्जाम करवाता था तो उसमें ये इजी सा क्वेश्चन पूछा गया है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड। 3h कैसे बता दीजिए, क्या बताना है इसमें? अरे भाई जब h में से आप H/4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर नीचे क्या है 1 है, तो 4 इंटू एच ऊपर कितना, देखो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 4 हो गया, तो 4 इंटू एच करोगे इधर तो ये 4h हो गया, माइनस 1 इंटू एच करोगे यानी कि h हो गया। तो 4h में से h जब जाएगा एक h जाएगा तो 3h बचेंगे ना, तो 3h/4 हो गया। आगे समझ? जब भी सब्ट्रैक्ट या ऐड ऐसे करना होता है नीचे जो दिया है इनको आपस में मल्टीप्लाई करो यहाँ लिख दो, उसके बाद इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ पर लिख दो,
और उसके बाद इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर लिख दो, बीच में जो साइन है वो लगा दो, बस। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल masses have velocities v1 equal to 4 I cap meter per second and v2 equal to 4j meter per second. First particle has an acceleration a1 equal to 2 I cap plus 2j cap meter per second square, while the acceleration of the other particle is 0. The center of mass of the two particle moves in a path of. ठीक है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए टफ हो गया, बिकॉज इसमें आपको सारी इक्वेशन पता होनी चाहिए कि किसकी इक्वेशन कैसी होती है। ठीक है, तो लेकिन फिर भी जो है आप इसको ट्राई कर सकते थे। किया है किसी ने? बताओ, क्या होगा आंसर? किया है किसी ने? नहीं किया? चलो ठीक है, तो देख लो इस क्वेश्चन को। इसमें जो डिटेल्स आपको दी हैं, ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि दो पार्टिकल है, इनके मासेस बराबर है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि m1 की बराबर m2 है और इसकी वैल्यू स्मॉल m के बराबर है, और इसकी जो वेलोसिटी है, तो पार्टिकल 1 की जो वेलोसिटी है v1 वो आपको 4 I कैप मीटर पर सेकेंड दी है, और v2 जो है वेलोसिटी ऑफ सेकेंड पार्टिकल, ये आपको 4 j कैप मीटर पर सेकेंड दी हुई है। और फर्स्ट पार्टिकल को जो एक्सेलरेशन है उसकी आपको वैल्यू दी है यहाँ पर 2 I कैप प्लस 2 j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और जो एक्सेलरेशन सेकेंड पार्टिकल का है वो आपको 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। तो अब आपसे बोला है कि भाई सेंटर ऑफ मास जो है वो किस पाथ में यहाँ पर मूव करेगा, तो इस चीज को हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो वो थोड़ा सा यहाँ पर हमें समझना होगा। ठीक है, तो जब आप यहाँ पर इसका वेलोसिटी निकालोगे, मतलब इसका जो सेंटर ऑफ मास है वेलोसिटी का, अगर सेंटर ऑफ मास की अगर आप वेलोसिटी कैलकुलेट करते हो तो उसका फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, देखो m1 और m2 तो सेम है, तो मैं इसको mv1 और mv2 ऐसे भी लिख सकता हूँ और नीचे m प्लस m भी लिख सकता हूँ, क्योंकि मासेस दोनों इक्वल है। तो ये कितना हो जाएगा, mv1 प्लस v2, नीचे कितना आ जाएगा, 2m आ जाएगा। तो एक m से m तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर आपको जो वेलोसिटी कितनी मिल जाएगी, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो यहाँ से मैंने एक चीज आपको और बतानी है कि जब भी मास बराबर होते हैं दो पार्टिकल के, तो दो पार्टिकल की जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है वो v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2 आती है। और अगर आप यहाँ पर xcm निकालना चाहते हो इसी केस में दो पार्टिकल का जहां पे आपके मासेस बराबर होते हैं, तो वो आपका x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 आता है। और इसी तरीके से अगर आप एक्सेलरेशन निकालना चाहते हो सेंटर ऑफ मास का दो पार्टिकल के लिए जहां पे उनका मास बराबर है, तो वो आपका a1 प्लस a2 डिवाइडेड बाई 2 आता है। तो ये तीन फॉर्मूले हैं, इनको प्लीज नोट डाउन करके रखना, ये दो पार्टिकल्स के लिए हैं जब आपका उनका मास बराबर। ठीक है, तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये जब आप निकालोगे v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2, तो v1 की वैल्यू आपको 4 I कैप दी हुई है यहाँ पे, और v2 की जो वैल्यू है आपको 4 j कैप दी हुई है, और इसको जब आप 2 से डिवाइड करते हो तो ये आपको 2 I कैप प्लस 2 j कैप मीटर पर सेकेंड मिल जाएगा। तो ये आपको वेलोसिटी मिल गई सेंटर ऑफ मास की। और जब आप यहाँ पर जो है एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालोगे, acm एक्सेलरेशन की वैल्यू, तो a1 प्लस a2 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, बिकॉज पार्टिकल का मास सेम है, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू है 2 I कैप प्लस 2 j कैप। ठीक है, और उसकी वैल्यू a2 की कितनी है, 0 है, और इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये मिल जाएगा आपको I प्लस j कैप, ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप यहां से ये देख सकते हो कि ये जो है ना वेलोसिटी, ये जो एक्सेलरेशन आपको मिला I प्लस जे मिला है, और ये वेलोसिटी जो है वो यहाँ पर आपको 2 I कैप प्लस 2 j कैप मिली है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो वेलोसिटी जो आपको यहाँ पर मिल रही है, वेलोसिटी वो आपका 2 टाइम्स है एक्सेलरेशन का। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये पता चल गया कि भाई वेलोसिटी जो है वो एक्सेलरेशन की लाइन में ही है, यानी कि जिधर एक्सेलरेशन हो रहा है उधर ही वेलोसिटी हो रही है, और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब ये स्ट्रेट लाइन में मूव करे।
ठीक है, तो ये आपस में कैसे मूव कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। ओके, तो इसे देख लो फिर, और फिर ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। ठीक है।